नमस्कार सभी को। मैं हूं प्रज्ञा सिंह और आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल प्राशील एडुकेयर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्य, और वाक्य को हम थ्योरी के रूप में पढ़ने वाले हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले जितने भी एग्जामिनेशन हुए उसमें देखा गया है कि वाक्य से बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत सरल है, समझने में बहुत आसान रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं कि वाक्य की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं वाक्य। तो जहाँ पे दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, वाक्य कहते हैं। अब इसे समझने से पहले आपको समझनी होगी तीन चीज़ें: वर्ण, शब्द और आपका पद। तो वर्ण क्या है? जब वर्णमाला पढ़ते हैं हम, तो उसके अंतर्गत हमने वर्ण को पढ़ा है। तो ये जो क और ख जो सिर्फ लिखते हो आप लोग, ये क्या है? आपका वर्ण है। लेकिन इसी वर्ण को जब एक सार्थक अर्थ के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो वो शब्द बन जाता है। जैसे मान लो, अगर मैं क, म और ल, ये तीन वर्ण है, इसको अगर मैं कमल लिख दूं और लिखित रूप दे दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये एक शब्द बन जाएगा, और कमल का एक सार्थक अर्थ भी है। अब इसी कमल को मैं किसी वाक्य में प्रयोग कर दूं तो ये शब्द ना कहला करके पद कहलाता है। अगर ये वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है तब तो ये शब्द कहलाएगा। लेकिन अगर इसी को, जैसे कमल बहुत सुंदर है, यह लाल रंग का होता है, इस तरह के वाक्य में अगर हम लोग इसको लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है? आपका पद बन जाता है। तो यही है आपका, ये वर्ण हो जाता है, ये एक शब्द है, और इसी शब्द को अगर किसी वाक्य में प्रस्तुत कर दो, प्रयोग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? आपका पद कहलाता है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, वाक्य कहलाता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपका उदाहरण दिया हुआ है, सत्य की विजय होती है। तो ये जो सत्य की विजय होती है, अगर इसको हम लोग शब्द में देखते तो सत्य अलग होता, विजय अलग होता, लेकिन एक जो ये पद है और एक जो सार्थक अर्थ दे रहा है, इसको क्या किया? एक वाक्य में प्रयोग कर दिया गया, और यही क्या बन गया? आपका वाक्य बन जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि शब्द क्या है और पद क्या होता है। अब ये कह रहा है कि सार्थक समूह का मतलब क्या हुआ? क्या ये सार्थक नहीं है, या फिर सार्थक किस प्रकार से नहीं होगा? तो इसी ये जो उदाहरण है, इसको हम लोग सिर्फ ये लिखते हैं कि होती है विजय सत्य की, या फिर ये तो फिर भी आपको मूल अर्थ दे रहा है, लेकिन ये होती, यहाँ पे लिख दूँ मैं, होती सत्य विजय, और फिर यहाँ पे लिख दूँ है, तो ये सार्थक अर्थ नहीं देगा क्योंकि ये सही क्रम में नहीं है। तो यहीं पे अगर इसी चीज़ को इस प्रकार से लिख दिया गया तो ये क्या हो गया? आपका एक सार्थक समूह हो गया जो एक पूरा पूरा अर्थ दे रहा है। तो यही आपकी वाक्य की परिभाषा होती है। वाक्य की परिभाषा किताबों में और कई प्रकार से भी दी गई हैं, लेकिन मूलभूत परिभाषा ये होती है। बाकी सारी चीज़ें घुमा फिरा करके आपको जो एक पूर्ण भाव प्रकट करे, या फिर शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जो एक पूर्ण भाव प्रकट करे, वो क्या कहलाता है? आपका वाक्य कहलाता है। तो मिला जुला करके बात यही होती है जो वाक्य की परिभाषा यहाँ दी गई है। ठीक है, परिभाषा वैसे कभी कभी पूछ लेती है, वाक्यांश वगैरह की पूछ ली जाती है, पदबंध की परिभाषा पूछी गई है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। वाक्यांश क्या है? शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता। अब आपने पीछे देखा होगा कि वाक्य में क्या होता है कि इसके पूरे पूरे अर्थ निकलते हैं, लेकिन वाक्यांश में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसका पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है। अब एक चीज़ समझो, शब्दांश और वाक्यांश। जहाँ पे आप शब्दांश पढ़ते थे तो आपको पता है कि वहाँ पे शब्द के अंश होते हैं। जैसे उपसर्ग प्रत्यय आप पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते हो कि ये जो उपहार जो शब्द है, इसमें जो ये उप लगा है, ये एक शब्दांश है और इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जब वाक्यांश की बात की जाएगी तो ये भी मात्र वाक्य का अंश होता है, और इसका भी पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है। अर्थ तो है पर ये अधूरा अर्थ। जैसे दरवाजे पर, अब आपको ये जानने की आकांक्षा होगी कि दरवाजे पर क्या, क्योंकि ये अधूरा है, पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। कोने में, तो कोने में क्या? कौन है या कुछ भी हो सकता है कोने में, तो पूरा अर्थ नहीं देगा क्योंकि ये वाक्य का एक अंश है। तो वाक्य और वाक्यांश में मूल अंतर यही होता है कि वो पूरा अर्थ देता है और ये पूरा अर्थ नहीं देता है। ठीक है, अब आगे इसको समझेंगे हम लोग कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट जो आपसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी नहीं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि अगर कोई वाक्य का निर्माण होता है तो उसके लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं। तो उसके लिए 6 तत्व आवश्यक होते हैं। अगर वाक्य के तत्व की बात की जाए कि वाक्य के तत्व कितने होते हैं, तो वाक्य के 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से वाक्य के 6 तत्व होते हैं? तो पहला आपका सार्थकता, दूसरा आपका निकटता, तीसरा
पदक्रम, चौथा आकांक्षा। अभी एक एक को हम लोग देख लेंगे, वैसे इसे समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अन्वय, सार्थकता, निकटता, पदक्रम, आकांक्षा, अन्वय और अंतिम जो आपका बच जाता है वो है योग्यता। योग्यता, अब ये है क्या, इसे कैसे समझेंगे? तो देखो, सार्थकता कुछ नहीं है, बल्कि जब भी आप कोई भी वाक्य का प्रयोग करोगे या वाक्य को जब भी देखोगे तो आपको भी पता है कि एक सार्थक अर्थ देने वाला होना चाहिए। सार्थकता का अर्थ क्या हुआ कि वाक्य वैसे वाक्य जो एक सार्थक अर्थ दें, सार्थक अर्थ दें। अब ये किसके सार्थक अर्थ, जो भी पद प्रयोग किया जा रहा है वाक्य में, तो उस पद का एक सार्थक अर्थ हो। जैसे पानी लिखा है ना, इसको पानी लिख देंगे तो सार्थक अर्थ कौन दे रहा है? ये दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, तो यही सार्थकता है। वाक्य में अगर कोई भी पद प्रयोग किया जा रहा है तो क्या करे, वो एक सार्थक अर्थ दे, यही आपकी सार्थकता है। नेक्स्ट है आपका योग्यता। योग्यता, योग्यता का अर्थ हुआ पदों का एक निश्चित अर्थ हो और अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग किया जाए। सार्थकता भी कहीं ना कहीं वही है, लेकिन ये कहता है कि एक निश्चित अर्थ हो हर एक पद का। जैसे हमने लिखा जल, हमने लिखा पानी, तो मान लो इन सारे पदों को अगर इन सारे शब्दों को अगर किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये पद बन जाएंगे। लेकिन इसको ऐसे न लिख करके ऐसे लिख दें तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि योग्यता होनी चाहिए, पदों का एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। उसी प्रकार से आपकी अगली जो है वो है आकांक्षा। पहला, दूसरा, तीसरा, आकांक्षा। यानी कि वाक्य में जो भी चीज़ें प्रयोग की जा रही है, वाक्य में जो भी पद प्रयोग किए जा रहे हैं, जो भी शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, और उनसे जो एक वाक्य बनाया जा रहा है, तो जब भी वो वाक्य हो तो वो पूरे हों, यानी कि जानने की इच्छा हो, जानने की जिज्ञासा हो। जैसे कि अगर कोई इतना कह करके चुप हो जाता है कि भारत ने अंतिम गेंद पर मैच जीत लिया। अब यहाँ तक तो आपको एक सार्थक अर्थ दे रहा है और यहाँ पे आपको जानने की जिज्ञासा भी नहीं, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि भारत ने अंतिम गेंद पर मैच जीत लिया है। लेकिन यहाँ से अंतिम गेंद पर बोल करके अगर कोई व्यक्ति चुप हो जाता है तो आपको क्या है, आपको जानने की जिज्ञासा होगी कि इसके बाद क्या हुआ होगा। तो वाक्य ऐसे होने चाहिए जिनमें जानने की जिज्ञासा हो, आकांक्षा बनाए रखे, तो वो आपका क्या है, वाक्य का एक महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है। नेक्स्ट आपका निकटता। निकटता मतलब कि जब वाक्य में जो भी पद या जो भी शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं तो एक निश्चित दूरी पर लिखे जाएं, निश्चित दूरी पर। जैसे किसी चीज़ को लिखना है तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, आम मीठे होते हैं, है ना। अब इसी चीज़ को, इसी वाक्य को अगर मैं लिख दूं यहाँ पे आम, फिर यहाँ मैं लिखूँ मीठे, फिर यहाँ पे होते, फिर यहाँ पे हैं, तो ये क्या है, एक निश्चित दूरी नहीं है, इसे हम सही मान भी नहीं सकते। तो इसलिए वाक्य में क्या होना चाहिए, जो भी पद प्रयोग किए जाने चाहिए, जो भी शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए, वो एक निश्चित दूरी पर लिखे होने चाहिए। जैसे ये एक निश्चित दूरी पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आपका पद क्रम है, पद क्रम, यानी कि पदों का जो क्रम हो वो भी एक निश्चित सही तरीके से होना चाहिए। जैसे पदों का क्रम क्या है, मान लो कि कोई वाक्य लिखा हुआ है, राम है खाता, ठीक है, तो क्या ये सही लग रहा है? नहीं लगेगा। या फिर इसी चीज़ को इस प्रकार से लिख दो, खाता है राम, तो देखो अर्थ तो इसके निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो पदों का क्रम है वो सही नहीं है, ठीक है। अगर वाक्य की दृष्टि से बात की जाए तो राम खाता है, पहले कर्ता फिर क्रिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पदों का क्रम निश्चित होना चाहिए, जिसमें ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो गलत है। अब कहोगे कि ये भी सही है और ये भी सही है, तो मानने को तो आप मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, है ना, लेकिन जब एग्जाम में इस तरह से चीज़ें मानोगे तो गलत हो जाएंगी। तो सार्थक चीज़ें माननी है, प्रमाणिक चीज़ें माननी है, तो इस प्रकार से ये आपका पद क्रम है। अब आपका अंतिम बच जाता है वो है अन्वय। अन्वय क्या है, लिंग वचन काल कारक का मेल हो। जब भी वाक्य लिखा जाए तो वो लिंग
वचन काल कारक के मेल से बना हो। ठीक है, अब लिंग वचन काल कारक के मेल से कैसे बनेगा? मान लो अगर राधा स्कूल जाती है, आप इस प्रकार से लिख सकते हो। लेकिन अगर इसी को आप लिख सकते हो राधा स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, तो ये सही नहीं लगता, क्योंकि राधा यहाँ पे स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, ये स्त्रीलिंग है और ये जाती है होगा, न कि जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कहीं कहीं पे आपको दिखाई देगा कि कभी भी नाम जो है वो लिंग का निर्धारण नहीं कर सकता। किसी किसी लड़के का नाम जो होता है वो लड़कियों के अनुसार भी होता है, और किसी किसी लड़की का नाम भी सुना होगा कभी कभी आपने कि वो लड़के का भी है। तो नाम कभी भी लिंग का निर्धारण नहीं करता है, बात सही है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो अंडरस्टैंडिंग भी होती हैं। ठीक है, अब हर चीज़ को आप इसके इस तराजू पे माप तौल लोगे कि नहीं यहाँ पे हम राधा को जो है पुल्लिंग ही मानेंगे, क्या दिक्कत है? तो दिक्कत तो कोई नहीं होगी, लेकिन एग्जामिनर जो है वो कुछ चीज़ें जो है अंडरस्टैंडिंग और कुछ भाव देख करके भी आपको चीज़ों को समझना होगा कि वाक्य का भाव क्या कह रहा है। तो वाक्य का भाव यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि राधा पुल्लिंग है, बल्कि राधा क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से लिंग जो है आपका, लिंग को भी आपको देखना है, वचन भी देखना है, काल भी देखना है और कारक भी देखना है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो वाक्य में ध्यान से रखना, क्योंकि अगर आप एक वचन है और कोई भी चीज़ एक वचन है, मान लो लड़का आ रहा है और लड़के आ रहे हैं, तो लड़के आ रहा है नहीं लिखोगे आप, क्योंकि वो वचन की दृष्टि से गलत हो जाएगा। तो लड़के आ रहे हैं होगा। तो यही सारी चीज़ें वाक्य में ध्यान रखनी होती हैं, और यही सारी चीज़ें क्या है, आपके वाक्य के तत्व होते हैं। तो ये 6 वाक्य के तत्व थे जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब वाक्य के तत्व और वाक्य के अंग में फ़र्क होता है, याद रखिएगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि वाक्य के जो 6 तत्व हैं, तो अगर आपसे पूछ दे कि वाक्य के 6 तत्व हैं, तो आप वाक्य के अंग के अनुसार टिक कर देंगे। नहीं, ये 2 चीज़ें अलग होती हैं और वो 2 चीज़ें 6 चीज़ें अलग थी। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि वाक्य के अंग कौन कौन से हैं। तो एक उद्देश्य होता है और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य को ही आप कर्ता भी कह सकते हो। 99% टाइम जो होता है ये कर्ता ही होता है, 100% भी मान सकते हो, पर 1% क्या होता है, कभी कभी कर्ता ना दे करके कुछ और भी पूछ ले। तो आपको ध्यान रखना है कि वाक्य में बात किसके बारे में की जा रही है। जिसके बारे में बात की जाएगी, बात की जाए, वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, आपका उद्देश्य हो जाएगा। और जिसके बारे में बात की जा रही है और ये जो बताएगा, यानी कि कर्ता के बारे में बताए कि वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है, तो ये बताएगा कि जिसके बारे में भी बात की जा रही है, तो ये विधेय हो जाएगा। मान लो मोहन है, मोहन स्कूल जाता है, एक उदाहरण ले लेते हैं, मोहन स्कूल जाता है। ठीक है, तो मोहन जो है ना यहाँ पे, ये स्कूल जाने का काम कर रहा है, तो ये आपका कर्ता है, और कर्ता ही आपका क्या है, उद्देश्य भी कहलाएगा। यानी कि बात किसके बारे में हो रही है इस वाक्य में, मोहन के बारे में हो रही है। स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो मोहन क्या हो जाएगा, आपका उद्देश्य। और ये जो बाकी का बच गया, स्कूल कौन जा रहा है, मोहन जा रहा है, तो मोहन के बारे में बता कौन रहा है, तो विधेय बता रहा है, यानी कि इसके बारे में कौन बताएगा, ये, तो ये क्या कहलाएगा, आपका विधेय कहलाएगा, है ना। जो उद्देश्य के बारे में बताए, तो उद्देश्य के बारे में विधेय ही बताएगा, और जो कर्ता है वो आपका उद्देश्य होता है। तो ये 2 चीज़ें आपको क्लियर हुई। एक तो आपके वाक्य के अंग कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, कर्ता होता है, और जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए, और जो कर्ता के बारे में बताए वो क्या कहलाएगा, आपका विधेय कहलाएगा। तो ये वाक्य के 2 अंग हैं जो आपको याद रखने हैं। कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप भूलिएगा नहीं इस चीज़ को। अब यही चीज़ आपको बताई गई है जो मैंने आपको ऊपर समझाया है कि जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो बात की जाए या जिसके बारे में, जो उद्देश्य के बारे में जो बताए, वो क्या कहलाता है, आपका विधेय कहलाता है। अब देखो उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, मोहन प्रयाग में रहता है, तो मोहन ये क्या हो जाएगा, आपका उद्देश्य हो जाएगा, और प्रयाग में रहता है क्या हो जाएगा, आपका विधेय कहलाएगा। ठीक है, और ये मोहन क्या है, करता है, और ये प्रयाग में कौन रहता है, तो मोहन रहता है, तो ये आपका उद्देश्य कहलाएगा। इसमें उद्देश्य क्या है, मोहन, और विधेय क्या है, प्रयाग में रहता है। आई होप की चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको। उद्देश्य और विधेय क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नेक्स्ट है आपका वाक्य के भेद। अब यहाँ से हमेशा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, है ना, आयोग का। फिलहाल के लिए ये जो वाक्य है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं, तो उत्तर होगा 8। और दूसरा, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं, उत्तर हो जाएगा 3। कौन कौन से हैं, तो सबको पता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर कितने हैं, तो 8 हैं। कौन कौन से हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रचना के आधार पर अगर वाक्य के भेद की बात की जाए तो कौन कौन से हैं।
एक तो आपका सरल वाक्य या साधारण वाक्य है, दूसरा संयुक्त वाक्य है और तीसरा यहाँ पे मिश्रित वाक्य है। तो यहाँ पे जो संयुक्त वाक्य है ये थोड़ा सा गलत है, संयुक्त हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, संयुक्त वाक्य है। और ये जो आपका मिश्रित वाक्य है जिसे हम मिश्र वाक्य भी कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि किसे किसे कहते हैं, कौन कौन से हैं। तो ये 3 तो आप याद रख लेंगे तो बाकी आपको पता चल ही जाएगा कि हाँ 8 कौन से हैं अर्थ के आधार पर। लेकिन आपको वो 8 के नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पर नहीं है। और सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, तो 2 शायद आपके अर्थ के आधार पर थे और एक किसी तीसरे से पूछ दिया था। अब ज़रूरी नहीं है कि वाक्य का ही ऑप्शन दे, वो हो सकता है सर्वनाम का भी एक ऑप्शन उठा करके डाल दे, विशेषण का कोई डाल दे, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इसलिए इसके 3 और उसके 8 दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं अब सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य में क्या होगा, बिल्कुल ही सरल साधारण सा एक वाक्य होगा और इसमें क्या होगा, एक उद्देश्य और एक ही विधेय रहता है। और इसमें क्या होगी, एक ही क्रिया होगी। जैसे जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। अब यहाँ पे उदाहरण देख लो, मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। तो पहले वाला जो उदाहरण है उसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो मुकेश है ये क्या है, करता है, और ये एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ना ज़रूरी नहीं है जब हम पढ़ रहे थे उद्देश्य और विधेय तो कर्ता का विस्तार हम नहीं पढ़े, ठीक है। तो कर्ता का विस्तार भी होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, कर्ता का विस्तार भी शामिल होता है, ठीक है। अब इसको मैं अलग पेज पे आपको बताती हूँ, थोड़ा सा इसको समझने से पहले उसको समझ लेते हैं। कर्ता का विस्तार क्या हुआ, तो जब आपने पढ़ा कि कर्ता का विस्तार, उद्देश्य और विधेय, ये क्या है आपके वाक्य के अंग है 2, ठीक है। तो कर्ता का विस्तार क्या है, मान लो मैं आपको दे रही हूँ एक वाक्य प्रयोग करके दिखा रही हूँ आपको, जैसे सोहन और राम दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो क्या अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सोहन है और राम है। तो पीछे हमने पढ़ा कि जो कर्ता होता है वो क्या होता है, हमेशा उद्देश्य होता है। तो अब यहाँ पे 2 कर्ता है, ये और ये, सोहन और राम। तो क्या हो जाएगा इसमें, अगर आपसे पूछ दिया तो क्या आप इसे टिक करोगे कि ये उद्देश्य है, तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हो रहा है कर्ता का विस्तार। अब यहाँ से यहाँ सोहन और राम दोनों एक साथ, तो ये जो स्कूल जाने का काम, क्योंकि काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं ना, स्कूल जाने का काम कर रहे हैं, तो विधेय तो ये हो गया, क्योंकि विधेय किसके बारे में बता रहा है, दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं। तो कौन स्कूल जाता है एक साथ, सोहन और राम। अब अलग अलग थोड़ी है, दोनों अलग अलग क्रिया थोड़ी कर रहे हैं, क्रिया तो दोनों एक ही कर रहे हैं। तो यहाँ जहाँ पे भी क्रिया एक साथ हो और विधेय दोनों के बारे में बता रहा है, सोहन और राम के बारे में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी एक को ही क्या मान लें, उद्देश्य मान लें और बाकी को विधेय मान लें। सोहन और राम दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं, तो इसीलिए ये कर्ता का विस्तार शामिल होता है इसमें, इसे कहते हैं हम कर्ता का विस्तार। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, जब भी वाक्य में आपसे पूछ दे कि उद्देश्य और विधेय में क्या है, तो याद रखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक जो है आपका विधेय है और सोहन और राम दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ स्कूल जा रहे हैं। तो क्रिया दोनों एक ही कर रहे हैं, इसीलिए विधेय क्या है, उद्देश्य के बारे में बता रहा है, और उद्देश्य क्या हो गया, सोहन और राम दोनों हो जाएंगे। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब सरल वाक्य को देख लेते हैं। सरल वाक्य में परिभाषा हमने पढ़ी, अब इसकी परिभाषा बिल्कुल सरल सिंपल है और उदाहरण भी बिल्कुल सिंपल है। मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। अब ये कहता है, इसकी परिभाषा कहती है कि इसमें एक ही उद्देश्य होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक ही उद्देश्य है, और कहता है कि एक ही विधेय होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जाहिर सी बात है कि एक उद्देश्य और एक विधेय। पढ़ता है कौन, तो मुकेश, तो पढ़ता है कौन, मुकेश पढ़ता है, तो ये विधेय हो गया क्योंकि ये मुकेश के बारे में बता रहा है। और राकेश ने भोजन किया, तो किसने भोजन किया, भोजन करने का काम कौन कर रहा है, राकेश कर रहा है, तो बता किसके बारे में रहा है, ये राकेश के बारे में। तो जाहिर सी बात है ये विधेय हो जाएगा और ये आपका उद्देश्य हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सरल है, इसमें आपको संयोजक नहीं दिखेंगे। इसको पहचानने का तरीका यही है कि इसमें आपको संयोजक दिखेंगे ही नहीं, बिल्कुल सरल साधारण सा वाक्य दिया रहेगा। वहीं आपका मिश्र और संयुक्त की जब बात करेंगे तो उसमें संयोजक रहेंगे। अब ये संयोजक क्या होते हैं, हम आगे देखने वाले हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। और दूसरा उदाहरण है आपका मुकेश बोलो पर असत्य नहीं। तो अब यहाँ पे ध्यान देना एक चीज़
ये कह रहा है क्या? ये कहता है कि वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों। तो इसको पहचानने का एक तरीका है। एक तो कि आप ये देख सकते हो कि दो या दो से अधिक सरल वाक्य होंगे, प्लस इसमें अवयव होंगे यानी कि संयोजक होंगे, यानी कि ये जो वाक्य है, एक वाक्य ये और एक वाक्य ये। अब ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये संयोजक है, और ये जो भी संयोजक, इसके कुछ संयोजक होते हैं जो आपको याद करने होंगे। अब मैं बता देती हूँ आपको कि कौन कौन से इसके संयोजक होते हैं, कौन कौन से इसके संयोजक होते हैं जो आपको याद करने चाहिए, क्योंकि अगर वो आप उनको याद कर लोगे तो आपको पहचानने में आसानी हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं, इसको देख लेते हैं। पहले तो एक तो इसमें रहेगा आपका वाक्य के बीच में रहेगा और के अलावा रहेगा अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए के अलावा आपका और तो मैंने और तो लिखा नहीं पर यहाँ पे लिख देती हूँ और। उसके अलावा तथा, एवं के अलावा तो के अलावा नहीं तो नहीं तो, फिर भी, किंतु परंतु तो हो गया, अथवा भी, अतः। तो ये सारे इसके संयोजक हैं। जहाँ पे भी दो वाक्य दिखे और बीच में ये संयोजक दिखे, जहाँ पे भी दो या दो से अधिक सरल वाक्य दिखे और बीच में ये संयोजक दिखे, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो पर भी है, तो ये संयोजक से जुड़ा हुआ है। तो, पर, लेकिन, किंतु, परंतु, अतः, और, अथवा, इसलिए, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे भी दिखेंगी वहाँ पे आपका संयुक्त वाक्य होगा। और ये संयोजक आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है संयोजक। जैसे एक वाक्य है ना, वह खेलने गया और वह पढ़ने गया और खेलने लग गया, ठीक है। उसने बहुत परिश्रम किए किंतु लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। उसने बहुत परिश्रम किया लेकिन वह सफल नहीं हो पाया, है ना। वह कई बार असफल हुआ परंतु उसने हार नहीं मानी। तो यहाँ पे वह कई बार असफल हुआ लेकिन परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने बहुत कठिन परिश्रम किया लेकिन वह सफल नहीं हो पाया, है ना। तो ये सारे जहाँ पे भी संयोजक आपको दिखेंगे वहाँ पे आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मिश्रित वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक मुख्य प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब एक चीज़ याद रखना, इस परिभाषा से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था? एक या एक से अधिक सरल वाक्य हो सकते हैं, और यहाँ पे क्या है? इन वाक्यों में एक मुख्य प्रधान वाक्य हो और अन्य क्या रहेंगे? आपके आश्रित उपवाक्य रहेंगे, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समाप्ति क्रियाएं होती हैं। तो क्या है? जैसे अब इसमें भी वही सेम चीज़ है लेकिन इसके संयोजक जो हैं वो आपको थोड़े चेंज दिखेंगे। अब याद रखना कि ये जो दो वाक्य जोड़ने का काम कौन कौन से संयोजक कर रहे हैं, संयुक्त के कौन से और मिश्र के कौन से। अब देखो, कोई भी वाक्य जब ज्यों ही से शुरू हो, जो से शुरू हो, तो वो मिश्र वाक्य में चला जाता है। जैसे ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, जो परिश्रम करेगा सो उत्तीर्ण होगा। अब यहाँ पे ये जो और ये सो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ कुछ जो संयोजक हैं वो आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि ज्यों और जो, सो, की, ये सारे क्या है? मिश्र वाक्य के संयोजक हैं। इसके अलावा भी इसके कुछ और संयोजक हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसके कुछ संयोजक हैं जो आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे संयोजक आपको अगर वैसे परिभाषा आप याद रख सकते हो तो रख लो, नहीं तो ये संयोजक आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में। जैसे एक तो आपका ज्यों ही, त्यों ही, ठीक है, ज्यों ही त्यों ही, जब तब, ये की बहुत बार पूछा गया है कि। उसके अलावा यद्यपि, तथापि, ठीक है। उसके अलावा जितना उतना, जितना वह कमाता है उतना ही वह खर्च भी करता है, जैसा काम करोगे वैसा परिणाम मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा जो पढ़ेगा सो पास होगा, ताकि भी इसमें यहीं आता है। तो ये सारे इसके संयोजक हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ज्यों ही त्यों ही, जब तब, की, यद्यपि, तथापि, जितना उतना, जैसा वैसा, जो सो ताकि, ये सारे संयोजक किसके हैं? मिश्रित वाक्य के हैं, यानी कि मिश्र वाक्य के हैं। इसकी परिभाषा भी आपको याद रखनी पड़ेगी।
अब अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? जो पीछे हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा रचना के आधार पर। अभी हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो आपको याद रखना है अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। इम्पॉर्टेंट है, PYQ भी है, पूछा गया प्रश्न है। अब कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है आपका विधानवाचक। विधानवाचक बिल्कुल जो है वो आपका सरल वाक्य की तरह ही है। इसमें जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब इसमें आपको बिल्कुल सिंपल चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे राकेश ने दूध पिया, वर्षा हो रही है। तो वर्षा हो रही है, राकेश ने दूध पिया। यहाँ पे देखो, जब मैं कह रही हूँ कि सरल वाक्य है, इसका मतलब है कि आपको पता चल जाएगा। जैसे राकेश एक उद्देश्य और दूध पीने का काम कौन कर रहा है? राकेश, तो विधेय। तो यहाँ इस तरह से भी आप समझ सकते हो। प्लस इसमें कोई संयोजक नहीं दिखेंगे, है ना, कोई निषेधात्मक नहीं, ना ही कोई इच्छा दिखेगी, ना ही कोई विस्मय वाली बात होगी, ना ही आज्ञावाचक होगा, ना ही प्रश्नवाचक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फिर विधान में चली जाती है। वैसे यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते, बस ये पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर भेद में से कौन सा है, और उसमें ये नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पर हो सकता है कि अगर साइड मतलब कुछ अलग देने की कोशिश करे तो पूछ लिया जाएगा। तो इस पर ध्यान रखना कि ये बिल्कुल सरल वाक्य की तरह ही होता है। स्पेशली इनके नाम याद रखने होंगे आपको, क्योंकि यहाँ से इनके नाम पूछे जाते हैं। निषेधवाचक, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक कहते हैं। अब ये नकारात्मक वाक्य होंगे। नकारात्मक ज़्यादातर जो है वो नहीं का इस्तेमाल होगा, नहीं शब्द का। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, वह पटना नहीं आएगा, ठीक है। वह चल नहीं पाएगी, वह चल नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये जो भी नहीं या नकारात्मक वाक्य आते हैं वो सारे किस में आते हैं? निषेधवाचक में आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या है? जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, तो ये क्या है? आपको आज्ञा दी जा रही है। बड़ों का सम्मान करो, तो ये क्या है? आपको एक उपदेश भी दिया जा रहा है, प्लस आज्ञा भी कि बड़ों को आपको सम्मान करना है। प्रार्थना भी इसी के अंतर्गत आती है। जैसे कह सकते हैं जब आप स्कूल में जाते थे तो आपको टीचर बोलते थे सब बैठ जाओ, है ना, सब बैठ जाओ, तो क्या ये एक आज्ञा है? आपको आज्ञा माननी पड़ेगी। यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, ये भी एक आज्ञा है, ठीक है। जाओ एक गिलास पानी लेकर के आओ, है ना, घर में हमेशा बोला जाता है, तो ये क्या है? ये भी आपको एक आज्ञा की बात की जाती है। तो जहाँ पे भी आज्ञा आ जाए, प्रार्थना आ जाए, कोई उपदेश आ जाए, तो वहाँ पे आपका आज्ञावाचक वाक्य हो जाता है। इसको याद रखना है आपको। प्रश्नवाचक सबसे सरल, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे भी ये चिन्ह दिख जाए प्रश्नवाचक हो जाता है। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, प्रश्न पूछ लिया। तुम क्या पढ़ रहे हो, एक प्रश्न पूछ लिया, है ना, कि तुम आजकल क्या पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, BPSC पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तो ये आपका क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, ठीक है। आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो ये सारे क्या हैं? आपसे प्रश्नवाचक हैं। जहाँ पे भी प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पे प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो इसको पहचानना बहुत आसान है, तो इसीलिए इससे आपको वाक्य प्रयोग करके नहीं देगा वो, है ना, ये बस देगा कि बताइए कि अर्थ के आधार पर कौन सा नहीं है, और प्रश्नवाचक दे दिया, और उसमें एक आपको शामिल कर देगा सर्वनाम के भेद, ठीक है, संबंधवाचक करके या कुछ ऐसा। तो अब वहाँ पे आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए बस इसको याद रखना है। इच्छावाचक, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामनाएं आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब इच्छा क्या होगी? जैसे कि कोई शुभकामना होगी, जैसे तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, है ना, तुम्हें जल्दी सफल करे, भगवान तुम्हें जल्दी सफल करे। तो ये सब क्या है? आपका इच्छा है किसी की, है ना। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये सारे क्या हैं? आपके किसी की इच्छा, किसी का आशीष, किसी की शुभकामनाएं। तो जहाँ पे भी आशीष और शुभकामनाएं दिखाई दें वहाँ पे आपका इच्छावाचक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संदेहवाचक।
जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें ना हमेशा शायद शब्द ज़्यादा दिखाई देगा आपको। ये कीवर्ड्स हैं कुछ कुछ, जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, है ना, हो सकता है राजेश आ जाए। अब यहाँ पे ये क्या देख करके आप लोग ये मत सोचने लग जाना कि ये तो प्रश्नवाचक है, ठीक है, प्रश्नवाचक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए पहला जो वाक्य है वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, संदेह दिख रहा है कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। और जब वो देगा तो मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ से प्रश्न सिर्फ आपको इस चीज़ को याद करने के लिए देगा कि है ना कि ये है भी या नहीं, आपका अर्थ के आधार पर, ठीक है। बस ये आपको समझना होता है कि संदेह है तो क्या होगा, संकेत है तो क्या होगा, है ना। जैसे शायद उसने पूरी पुस्तक पढ़ ली होगी, तो शायद है, संदेह है, पता नहीं पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। शायद वह लौट कर आए, तो हो सकता है आए या ना भी आए, तो जहाँ पे भी संदेह हो वहाँ पे आपका अर्थ के आधार पर हो जाएगा। विस्मयवाचक या विस्मयादि बोधक या उद्गारवाचक, जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भाव की अभिव्यक्ति हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अब याद रखना एक चीज़, इसको रस के अंतर्गत भी हम लोग पढ़ते हैं ना, कि रस में जो विस्मय है तो विस्मय में क्या होगा, आश्चर्य होगी, घृणा होगी, क्रोध होगा, शोक होगा, और ये सारे जहाँ पे भी भाव होंगे वहाँ पे आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब देखो यहाँ पे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, आश्चर्य, ठीक है। तो यहाँ इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, शोक, ठीक है। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पे भी क्या है, आपको एक विस्मयादि बोधक दिख रहा है, आश्चर्य, ठीक है, प्लस आपको शाबाशी भी दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, स्पेशली ये वाला जो चिन्ह है उसको ध्यान में रखना है, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, तो इस चिन्ह को भी आप ध्यान में रखिएगा। यही है आपका 7वें नंबर का विस्मयादि। अब एक अंतिम बच जाता है आपका संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या होता है, निर्भरता रहती है। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। अब मैंने कहा कि इस पर निर्भरता आपको दिखेगी, है ना, निर्भरता दिखेगी, हर एक वाक्य में निर्भरता दिखेगी। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, तो सफल होना किस पे निर्भर कर रहा है, परिश्रम करने पे। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अब यहाँ पे आपको निर्भरता नहीं दिख रही होगी, लेकिन देखो कहीं ना कहीं निर्भरता तो है कि कब अच्छा होता, जब पिताजी आते, ठीक है। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी, तो फसल कब होगी, जब वर्षा होगी। तो यहाँ पे हर एक वाक्य में आपको दिख रहा है कि निर्भरता है, तो जहाँ पे भी निर्भरता होगी वहाँ पे क्या होगा, संकेतवाचक होगा। जैसे यदि रोहन पास हुआ होता तो उसे फ़ोन मिलता, यदि धूप नहीं निकली तो वर्षा होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी निर्भरता पे होगी, ठीक है ना। तो ये आपका 8वां जो है वो अर्थ के आधार पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमने पढ़ा वाक्य, अब इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग जान लेते हैं। वाक्य परिभाषा पढ़ी हमने, है ना, परिभाषा। अब पिछली बार क्या क्या प्रश्न पूछा गया या बहुत बार से क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो एक तो पूछा गया था आपका अर्थ के आधार पर भेद कितने, सिंपल, ठीक है, तो 8। और एक आपका पूछा गया था रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद नहीं है, तो रचना के आधार पर 3। अब ये मत सोचिएगा कि ये 3 याद कर लेंगे तो इनको याद करेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपको ये भी याद करना पड़ेगा और ये भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक ये है नहीं। अब आपको बस प्रैक्टिस करनी है। संयोजक आपको याद रखने हैं जो वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है। वाक्य का विस्तार या कर्ता का विस्तार कैसे हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक उद्देश्य और कहाँ से कहाँ तक विधेय, आपको ये ध्यान रखना होगा। वाक्य के अंग आपको पता होने चाहिए, वाक्य के अंग आपके 2 हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के तत्व कितने, तत्व अगर पूछे तब 6। तो ये मूल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, किसके बारे में, तो वाक्य के बारे में, ठीक है। और ये बहुत ही सरल सा टॉपिक है। अब इस पर हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। हर दिन मैं 40 क्वेश्चन या देखती हूँ 40 से 50 के बीच में करवा दूँगी, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी तैयारी बेहतर होती चली जाएगी। ज़्यादा हेडेक नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना है कि ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, क्योंकि सब कुछ पढ़ लोगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब तक रिवाइज़ नहीं करोगे तब तक पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, है ना, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई सुझाव है तो वो आप मुझे दे सकते हैं। बहुत ही जल्द आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, लाइव वाली भी, जहाँ पे हम लोग लाइव आकर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।